जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे यूपी टेट एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है। साथियों, आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलें। आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी प्रश्न एसएसटी यानी जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है यानी सोशल स्टडीज जो होता है, यहाँ से 60 क्वेश्चन आप जानते हैं यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं जो भी पिछले वर्षों में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं यानी पिछले वर्षों के क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको समस्या नहीं होने वाली है। चाहे आपका सीडीपी हो गया या आपका लैंग्वेज का जो पेपर होता है, चाहे आपका एसएसटी हो गया, जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं, सभी को आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। यदि आप अच्छे से कवर कर लेते हैं सारी चीजों को, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, आपका बेहतर स्कोर होगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 से 3 फैक्ट भी बताए जाएंगे, उस फैक्ट को भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, दीन-ए-इलाही की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर और आपका दिया है शेर शाह सूरी। ये प्रश्न आपका साथियों यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो यूपी टेट परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, यानी ये सारे प्रश्न जो है यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, अकबर ने जो है 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर दीन-ए-इलाही धर्म की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका 3rd ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताएं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये प्रश्न, जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है। बता सकते हैं आप लोग, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिएगा, सभी लोग कोशिश करिएगा यहाँ पर आंसर देने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त, ये बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त की लगातार सैन्य विजयों और कभी न हारने की नीति के कारण जो है इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है साथियों, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था, बहुत पेपर में पूछता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था भाई? हरिशेन था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें। ठीक है, तो साथियों हरिशेन के द्वारा जो है रचित प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें जो है प्रयाग प्रशस्ति में आप देखेंगे, यानी अगर आपसे सवाल पूछेगा, देखिएगा 3 पॉइंट यहां से आपसे पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिशेन था। इसने जो है क्या लिखा, यानी किसकी रचना की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और साथियों प्रयाग प्रशस्ति में ही जो है समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है हरिशेन के द्वारा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो आपका जो 4th ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 का आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपको पता होगा। आंसर दीजिएगा। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और मुख्य धर्म ग्रंथ में से एक है। ठीक है, त्रिपिटक के साथियों 3 पार्ट हैं। ठीक है, त्रिपिटक के 3 पार्ट हैं, आप देखेंगे। पहला जो है आपका सुत्त पिटक है, और दूसरा आपका है विनय पिटक, और तीसरा है साथियों उसे बोलते हैं अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहां पर जो आपका 2nd ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन 2 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। बताइएगा, सवाल नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं सभी साथी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो भाई चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन आपका जो 3rd दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चंद्रगुप्त प्रथम जो है
गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आपका जो थर्ड विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी प्रश्न आपका पेपर में आ गया है, यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, आंसर दीजिएगा आप लोग। अबुल फजल है, बदायूनी है, गुलबदन बेगम है, हुमायूं है। फिफ्थ क्वेश्चन का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, गुलबदन बेगम पर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हुमायूंनामा की रचना जो है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने जो है अकबर के अनुरोध पर की थी। ठीक है, तो आपका जो थर्ड विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि हुमायूंनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन थर्ड जो आपका दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में जो है परमाणु शक्ति का केंद्र जो है कौन सा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं। इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में जो है परमाणु शक्ति का केंद्र जो है कौन सा है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 4 पर, कलपक्कम पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित भारत का एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कर सकते हैं, यानी जब जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, और जब जो है साथियों पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यह प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। साथियों ध्यान रखें आप लोग, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जो है उससे अधिकतम दूरी पर होती है तो उस खगोलीय स्थिति को जो है अपसौर कहा जाता है। क्या? अपसौर कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा बहुत आप जियोग्राफी के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा। यानी साथियों पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है इस घटना को अपसौर कहते हैं, और जब जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है इस घटना को जो है उपसौर कहा जाता है। क्या भाई? उपसौर कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक सवाल और पूछेगा आपसे कि अपसौर की घटना जो है कब होती है, तो ये साथियों 4 जुलाई को ये घटना होती है। ठीक है, और जो आपकी उपसौर की घटना होती है ये आपका 3 जनवरी को होती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, निम्नलिखित तिथियों में से जो है किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है, बताएं। सवाल नंबर 8 का आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर 21 जून पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और ग्रीष्म अयनांत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिया है, विकल्प आपका जो 4 दिया है, ये क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से जो है कौन सा भ्रंश द्वारा उत्पन्न होता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। सभी साथियों का आंसर आ जाना चाहिए, सभी लोग यहां पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलें, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, अवरोधी पर्वत, या इसे साथियों ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या भाई? ब्लॉक पर्वत कह सकते हैं या आप अवरोधी पर्वत कह सकते हैं, बात एक ही है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है, पृथ्वी के जो है आंतरिक बलों के कारण जो है जब चट्टानों में दरारें या भ्रंश जो है पड़ते हैं तो ऊंचे उठे भाग से जो है अवरोधी यानी ब्लॉक पर्वत बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 यहां पर दिया गया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित देशों में से जो है किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहां पर श्योर मिलेगी 100%। बताएं सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए आप लोग यहां पर। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, फिलीपींस पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों मेयान जो है एक अत्यंत सक्रिय और सुंदर शंक्वाकार आकृति वाला ज्वालामुखी पर्वत है जो फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सवाल अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर आंसर बताएं आप लोग। चलिए,
सवाल नंबर 11 का राइट आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का आंसर आ जाना चाहिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप प्रयास कर सकते हैं। तो भाई जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, नुनाटक भूमिगत जल, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नुनाटक भूमिगत जल से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी जो नुनाटक है ये आपका भूमिगत जल से संबंधित नहीं है। फिर किससे संबंधित है साथियों, इसका निर्माण जो है, ध्यान रखिएगा, जो नुनाटक है ये एक प्रकार का जो है स्थलाकृति होता है और इसका निर्माण किससे होता है, ग्लेशियर से होता है। क्या, ग्लेशियर के अपर्दन के कारण जो है इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन 3 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं किसकी हैं, बताएं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका दिया आयन मंडल। यानी ये वायुमंडल की साथियों परतें दी गई हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि जो बिजली का चमकना होता है, मेघ का यानी बादल का जो गर्जना होता है, ये जो है आपका किस मंडल के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 12 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया, विकल्प ए जो दिया क्षोभ मंडल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते होंगे और हमने कई बार डिस्कस भी किया है, वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसमें ही साथियों मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना और वर्षा का होना, ये सभी घटनाएं आप देखेंगे क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दोस्तों आपसे पूछेगा कि ओजोन की परत जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, ये आपका किस मंडल में पाई जाती है। ये साथियों आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ओजोन परत का कार्य क्या होता है, कई बार हमने डिस्कस किया है। जो साथियों जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती हैं उनको जो है अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की जो लेयर होती है, यानी ओजोन की जो परत होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है शीत महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताएं। शीत महासागरीय धारा जो है इसमें से आपका कौन सा है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, बेंगुएला धारा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बेंगुएला धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे बहने वाली एक ठंडी यानी शीत जलधारा है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो धाराएं दी गई हैं साथियों ये सभी जो है आप देखेंगे गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप यहां पर बताएं। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर बता सकते हैं। साथियों आप देखेंगे जो सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये अधिनियम संसद द्वारा जो है 15 जून 2005 को, कब, 15 जून 2005 को पारित किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो 4 दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों ये कानून जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये कानून पूर्ण रूप से लागू हुआ। देखिए दो प्रश्न यहां से बन सकता है, आपसे अगर सवाल पूछेगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम जो है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है ये संसद द्वारा कब जो है पारित किया गया, तो 15 जून 2005 को जो है पारित किया गया। और पूर्ण रूप से लागू कब किया गया भाई, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल देखें, ये रहा, भारत में जो है दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। सवाल नंबर 15 का आंसर आप यहाँ पर बताएं। चलिए, भारत में जो है दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो भाई जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया, विकल्प आपका जो ए है ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया, बताएं। और इसे साथियों किस अनुच्छेद में रखा गया है और किस भाग में रखा गया भारतीय संविधान में, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यदि आप लोग अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज़ को कर लेते हैं, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो आपको यूपी टेट एग्जाम के लिए और कोई समस्या नहीं होगी, बेहतर स्कोर होगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, जो भी साथी जा रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन नंबर 3 पर, वो क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका आंसर। ठीक है साथियों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे कहां पर जोड़ा गया तो ध्यान रखिएगा,
मौलिक कर्तव्य को साथियों भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप बताइएगा 51A, ठीक है। भाग अगर आपसे पूछे तब आप बताइएगा 4A में, और आपसे अगर अनुच्छेद पूछेगा तब आप बताइएगा 51A में, ठीक है भाई। अच्छा, किस समिति की अनुशंसा पर? षोडश सिंह समिति की अनुशंसा पर। ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में साथियों कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं निहित हैं? 11 मौलिक कर्तव्य निहित हैं और 6 जो है मौलिक अधिकार निहित हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अगर बात करें हम मौलिक कर्तव्य की अवधारणा की, तो साथियों जो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है भारतीय संविधान में, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ये सारे पॉइंट्स याद रखें। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सवाल नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर अनुच्छेद 280 पर, ऑप्शन थर्ड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनुच्छेद 280, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, ठीक है। तो साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में जो है एक केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का अनिवार्य प्रावधान जो है किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्नलिखित में से जो है कितने न्यायाधीश करते हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर विकल्प ए पर 5 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। दोस्तों संविधान की व्याख्या या किसी संवैधानिक प्रश्न से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ का होना जो है आवश्यक होता है। आपका ए विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक अदालत द्वारा जो है पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप कर सकते हो यहाँ पर। लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या है? जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं 6 अक्टूबर 1985 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों 6 अक्टूबर 1985 को जो है देश की पहली कानूनी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साथियों तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती के द्वारा जो है करी गई थी। तो आपका जो ए विकल्प यहां पर दिया गया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। संविधान सभा जो है किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? सवाल नंबर 20 का राइट आंसर आप यहां पर बताइएगा। तो जो साथी जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 2 पर कैबिनेट मिशन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होगा वर्ष 1946 में आए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के प्रस्तावों के आधार पर जो है ही भारत की संविधान सभा का जो है गठन किया गया। तो विकल्प आपका जो बी दिया है वो बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पंडित सारंग देव द्वारा जो है रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बताएं। 21 का यहां पर आंसर कर सकते हैं आप लोग। सभी साथी यहां प्रयास करिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त बताएं। यहां पर भाई आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संगीत रत्नाकर। क्या? संगीत रत्नाकर। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा, भारत में जो है सांगीतिक विकास के क्रम में जो है किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल, प्राचीन काल, ब्रिटिश काल, और आपका दिया है आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप यहां पर बता सकते हो। सही आंसर आपका क्या है बताइएगा। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों प्राचीन काल को जो है भारतीय कला, साहित्य और संगीत के अभूतपूर्व विकास के कारण जो है सांस्कृतिक स्वर्ण युग माना जाता है। तो आपका जो यहां पर 2nd ऑप्शन दिया प्राचीन काल, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, कर्मे की पुस्तक मालिका जो है इन्होंने लिखी है, बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई है? कर्मिक पुस्तक मालिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। तो जो सही आंसर होगा साथियों, जो यहां पर दिया है आपका पंडित वी ना भातखांडे, यानी इनका जो साथियों पूरा नाम था, क्या था भाई? इनका जो पूरा नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखांडे, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला सवाल है, इनमें जो है एक संधि का प्रकाश राग है, बताइए।
24 का उत्तर बताएं। ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है। यहां पर आपका सही आंसर क्या है बता सकते हैं साथियों। राग भैरव एक जो है प्रसिद्ध संधि प्रकाश राग है, जिसका गायन जो है समय सुबह जो है, यानी जो आप कह सकते हो मॉर्निंग में ये इसका गायन होता है। तो सही आंसर आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं भैरव पर, वो बिल्कुल राइट है। सवाल अगला है, इनमें जो है एक संगीतमय माना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आप जानते हैं दोस्तों, अगर वेदों की संख्या आपसे पूछेगा तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद है, ठीक है। और इसमें जो सबसे आपका प्राचीनतम वेद है उसे आप जानते होंगे, जो ऋग्वेद है इसे सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। और साथियों सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है क्या, गायन करना। और एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है साथियों आपका यजुर्वेद, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी बताइएगा। 26 का आंसर है यहां पर आप दे सकते हो। अल्फांसो जो है एक प्रचलित किस्म है, आप यहां पर आंसर कर सकते हो। ये किसकी किस्म है, नाशपाती दिया है, केला है, आम है और आपका दिया है सेब। सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका आम, ठीक है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका साथियों यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो साथियों ये जो है आम की एक प्रचलित किस्म है, ऑप्शन थर्ड राइट। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बाग लगाने की कौन विधि अपनाई जाती है बताइएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। 27 का राइट आंसर आपका क्या है, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कंटूर विधि साथियों होता है क्या भाई, कंटूर नहीं कंटूर विधि से कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों पहाड़ी और ढलानी क्षेत्रों में जो है मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी के सही उपयोग के लिए जो है सीढ़ीदार रूप में बाग लगाने की कंटूर विधि जो है अपनाई जाती है। तो आपका जो थर्ड विकल्प है वो बिल्कुल राइट है। बस आप इतना से याद रखिए, अगर आपसे पूछेगा सवाल कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो आप बताएंगे कंटूर विधि, ठीक है। सवाल अगला है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक क्या है। जेली बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पर पेक्टिन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों फलों के रस को जेली के रूप में अच्छी तरह जमाने और ठोस बनाने के लिए जो है पेक्टिन सबसे अनिवार्य तत्व होता है, इसी के द्वारा जो है जमाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। सवाल अगला है, आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणी है। 29 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। आम की जो है कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणी है, वो है साथियों चंद्रकरण। ऑप्शन थर्ड जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रकरण साथियों आम की एक ऐसी दुर्लभ और विशेष किस्म है जिससे जो है एक ही बीज यानी एक ही गुठली से जो है एक से अधिक पौधे निकलते हैं। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल अगला है, गार्डन रेक का उपयोग जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। गार्डन रेक का उपयोग जो है किया जाता है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में। 31 का उत्तर बताएं। 31 का राइट आंसर आपका क्या है, आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हो। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं कपाल में, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारे सिर यानी कपाल की जो है हड्डियों के बीच पाई जाने वाली संधियां पूरी तरह स्थिर होती हैं, जिन्हें जो है अचल संधि कहा जाता है, ठीक है भाई। तो कहाँ पाई जाती हैं, कपाल में। ऑप्शन सेकंड क्या है, सही है। सवाल अगला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आपको लगेगा कि इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, ये भी सवाल यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे तो जल का रासायनिक सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं H2O होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सेकंड दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, किडनी आपका यानी जिसे गुर्दा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हमारे शरीर में जो है रक्त को छान कर उसमें से यूरिया और विषैले अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर साफ करने
का जो मुख्य कार्य जो है वो किडनी के द्वारा होता है। तो विकल्प जो आपका ए दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, लार ग्रंथियों द्वारा जो है कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। 34 का आंसर करें। लार ग्रंथियों द्वारा जो है कौन सा पाचक रस स्रावित होता है। 34 का आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है। जो साथी जा रहे हैं टाइलिन ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मुंह में जो है स्थित लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन के स्टार्च को पचाने का कार्य शुरू करता है। ठीक है, तो जो आपका ए विकल्प यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, किस प्रकार के वस्त्रों में जो है आरारोट का कलफ लगाया जाता है। 35 का आंसर बताएं। पेपर में आ चुका है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉटन यानी सूती जो है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, सूती यानी कॉटन कपड़ों को जो है कड़ा और चमकदार और नए जैसा कड़क बनाए रखने के लिए जो है आरारोट या जो चावल के मांड का कलफ लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। 36 का उत्तर बताएं। गुरुत्वीय जल है, कोशिका जल है, आर्द्रता ग्रामी जल है और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाई कोशिका जल। क्या दोस्तों, कोशिका जल आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। सवाल अगला है, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है। 37 का आंसर यहाँ पर आप लोग करिएगा। भाई सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दें। अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए, दूध में जो है सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है। आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए, आप बताएं, एक बार कोशिश करिएगा। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भदावरी ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिया है दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला देखिएगा, गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार होता है। मटर, बाजरा, मक्का, गेहूं। पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए, बता सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर गेहूं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, ये रहा, भंडारण के समय बीज में जो है नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए। 39 का राइट आंसर क्या है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं लगभग 8 से 10% ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अनाजों के बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित रखने के लिए जो है उनमें नमी की जो मात्रा होनी चाहिए लगभग 8 से 10% होनी चाहिए। आपका जो ए विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है भूक्षरण का कारक नहीं है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए। इसका आंसर आपका होना चाहिए भाई ढाल के विपरीत जुताई। ऑप्शन 3 जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल अगला देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। 41 का उत्तर बताएं। चलिए, इस प्रश्न का आंसर करें, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं हरे रंग पर ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, सवाल अगला ये रहा, रस्किन के अनुसार कला क्या है। कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है, कला जो है अनुकृति है। ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। 42 का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। रस्किन के अनुसार जो है कला क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं। तो जो लोग यहां पर भाई जा रहे हैं कला जो है अभिव्यक्ति है ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध विचारक और कला समीक्षक जॉन रस्किन के अनुसार जो है कला मानव के आंतरिक विचारों, भावनाओं और आत्मा की सुंदरता की जो है अभिव्यक्ति होती है। आप सभी को पता होना चाहिए ये किसके द्वारा कहा गया भाई, रस्किन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, राज्य ललित कला अकादमी जो है ये आपका कहां पर स्थित है। ये दोस्तों आप देखेंगे ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहां पर, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के शासनकाल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 44 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो आंसर देने के लिए। जहांगीर पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई,
ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर के काल में जो है उनके प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर ने विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का सजीव चित्र बनाया था। ऑप्शन फोर्थ आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सवाल अगला है, प्राथमिक रंग जो है कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर आप बताएं। चलिएगा, यहां पर आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं साथियों वो कौन कौन से होते हैं, आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्राथमिक रंग होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी आ गया है। तो देखेंगे तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर, जो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, हरा और आपका नीला होता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर बताएं। पेनल्टी स्ट्रोक जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका हॉकी से संबंधित है। विकल्प जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला देखिएगा, ये रहा, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? 47 का आंसर आप कर सकते हैं। टेक ऑफ बोर्ड जो है किस स्पर्धा से संबंधित है? चलिए, ऊंची कूद से, लंबी कूद से, जैवलिन से और आपका दिया है शॉर्ट फुट। सही आंसर आपका क्या है? 47 का आंसर बताएं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, लंबी कूद पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल अगला है, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? बताइए, बोनस लाइन जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है? बता सकते हो आप लोग। ये दोस्तों आप देखेंगे ये आपका कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड राइट है। सवाल अगला है, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 49 का आंसर करें। फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न पूछा गया। ये सारे बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे जो आपका 11 दिया है, ऑप्शन सेकंड दिया है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही फुटबॉल के जो है एक मैच के दौरान मैदान पर खेलने वाली प्रत्येक टीम में जो है खिलाड़ियों की जो कुल संख्या होती है 11 होती है। आपका जो सेकंड विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये रहा अगला सवाल, लॉबी जो है किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर दिया है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। और ये प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।